क्लास में हम लोगों ने सीखा था वेपर प्रेशर के बारे में। जब वेपर प्रेशर जान गए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। जो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जब आप बॉइलिंग पॉइंट को जान जाएंगे तो फिर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सीखेंगे। तो समझते हैं क्या है बॉइलिंग पॉइंट। तो डेली लाइफ में हम जब आते हैं तो क्या जानते हैं बॉइलिंग के बारे में? सिंपली बोलते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल करता है। बॉइल करने का सेंस यहाँ क्या? इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन। जैसे अभी ये रूम है तो इस रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन होते हैं। जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी। जब इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी तो वेपर क्या होगा? ज्यादा बनेगा। तो वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। 1 एटमॉस्फेयर कहना सही नहीं होगा। जनरली हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर जैसे सी लेवल पर 1 एटमॉस्फेयर है तो माउंटेन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर नहीं होगा। तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि अब इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब किसी लिक्विड में हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए, क्या हुआ? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूट मॉलिक्यूल ने सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करके रखा, जिसके कारण इवेपोरेशन की टेंडेंसी क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। इवेपोरेशन की टेंडेंसी डिक्रीज कर गई, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। बॉइलिंग में हमने क्या देखा कि प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया हमने तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब अगर उस केस में बॉइल कराना है, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ाना है, तो और हीट करना पड़ेगा। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आता है वो प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। घर में एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि प्योर वाटर को लीजिए और उसको आप बॉइल कराइए। थर्मोमीटर का यूज करिए, 100 डिग्री पर वाटर क्या हो जाएगा? बॉइल हो जाएगा। अब उसी लिक्विड में क्या करिए? थोड़ा सा शुगर ऐड कर दीजिए। थोड़े से अमाउंट में हमने शुगर ऐड कर दिया। अब उसको आप बॉइल कराने की कोशिश करिए। तो अब वो 100 डिग्री पर बॉइल नहीं करेगा। अब जो उसकी बॉइलिंग होगी वो 100 से ज्यादा टेम्परेचर पर होगी। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? एलिवेट कर गया। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। तो अगर 100 डिग्री पर प्योर वाटर बॉइल कर रहा था तो सॉल्यूशन 105 पर करेगा, 107 पर करेगा या 101 पर करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो इसी बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट होते हैं, इसी का नाम हम लोग दिया करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो आंसर है नहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और फिर इससे रिलेटेड रॉल्स लॉ आएंगे। तो चलिए एक बार समझते हैं इस बॉइलिंग पॉइंट को। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कर रहे थे। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने कहा क्या कि टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर जिस पर की, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। जिस पर कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना के इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ग्राफिकली समझते हैं। इस एक्सिस पर हमने टेम्परेचर को लिया, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। और इस एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर को ले रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वेपर बनेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पर तो गैस एग्जिस्ट करते ही हैं,
जैसे अगर हम लोग कश्मीर के रीजन में देखें, सियाचिन के रीजन में देखें, वहां का टेम्परेचर क्या है? कम है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री से क्या है, डाउन भी है, माइनस में भी है, फिर भी वहां पर गैसेस तो एग्जिस्ट करते हैं ना। वही गैस कभी ना कभी क्या हुआ होगा, लिक्विफाई भी तो हुआ होगा। वही गैस लिक्विफाई भी हुआ होगा कभी ना कभी। लेकिन उस समय 0 माइनस में भी जब टेम्परेचर है तो उस समय भी वह गैसियस स्टेट में है। तो बात ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वेपर बनते हैं, मींस वेपर प्रेशर होगा। ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर 0 हो जाए। हाँ, बट व्हाट अबाउट 0 केल्विन? अगर बात 0 केल्विन की हो तो 0 केल्विन पर फॉर श्योर 0 केल्विन पर वेपर प्रेशर 0 होगा, बिकॉज एट 0 केल्विन टेम्परेचर और एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ऑल द काइंड्स ऑफ मोशन सीजेस। हर तरह का मोशन पार्टिकल का क्या हो जाता है, सीज कर जाता है। तो उस समय वो जो है गैसियस स्टेट में कोई भी सब्सटेंस 0 केल्विन पर नहीं रह सकता, 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर है तो उस समय अमाउंट ऑफ वेपर क्या होंगे, लेस होंगे, तो वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ये 0 डिग्री है, इस पर वेपर प्रेशर हमने कम दिया। और टेम्परेचर को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखो, तो हम टेम्परेचर को इधर रेज कर रहे हैं, इधर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एकदम मतलब वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला जो रिलेशन है वैसा नहीं है। स्ट्रेट लाइन की तरह जो बढ़ता है वैसे मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेंगे। हाँ, इस तरीके से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेट अस कंसिडर ये 100 mm का प्रेशर था, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, 600, 700। लेट अस कंसिडर ये पॉइंट है 760 mm का और 1 एटमॉस्फेयर का ये पॉइंट है। तो नॉर्मली यही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ध्यान दें, तो टेम्परेचर बढ़ाते गए हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाते गए हम लोग, वेपर प्रेशर बढ़ते चला गया। देखिए, तो इस टेम्परेचर पर आकर के इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितने के इक्वल है, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर जिस पर की किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी एट बॉइलिंग पॉइंट हम लिखेंगे, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी लिक्विड का, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड विल बी इक्वल टू किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब हम 2-3 लिक्विड के केस को देख रहे हैं, 2-3 लिक्विड ले रहे हैं। ये पॉइंट है किसका, 1 एटमॉस्फेयर। ये पॉइंट है 1 एटमॉस्फेयर। एक कोई लिक्विड ए को लिया हमने, टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, टेम्परेचर को देखिए बढ़ाते चले जा रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। ये लिक्विड ए है। लिक्विड बी को देखिए, तो कोई दूसरा लिक्विड है, लिक्विड बी है, और ये कोई लिक्विड सी है, ये कोई लिक्विड सी का ग्राफ, लिक्विड सी का ग्राफ। देखो, तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते, हाँ, लिक्विड ए के टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 1 एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुए। कब, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए। लिक्विड बी का टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, देखिए, तो वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया। तो ये क्या है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट है किसका, बी का। और टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, वेपर प्रेशर बढ़ते गया, देखिए, तो हाँ, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल ये कब हो गया, इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हुआ। तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सी। जरा ध्यान दे, तो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है,
लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या कम है, लिक्विड सी का वेपर प्रेशर क्या और कम है। वेपर प्रेशर का रिलेशन लिख रहा है तो वेपर प्रेशर लिक्विड ए का ज्यादा है, किससे, मोर है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सी। By this relation, you may state that A is most volatile among these three, B is less volatile and C is least volatile. जो जितना ज्यादा volatile है वो उतना ज्यादा वेपर बनाएगा, और जिसका वेपर ज्यादा बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है तीनों में, मीन्स लिक्विड ए की वोलाटिलिटी क्या है, ज्यादा है, ए मोर वोलाटाइल है। और जब ए ज्यादा वोलाटाइल हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। कोई वोलाटाइल लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर देखो तो रिलेशन यहां पर भी दिख रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए इन तीनों में सबसे कम है, उससे ज्यादा है किसका, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड बी का, और सबसे ज्यादा किसका है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड सी का। तो एक रिलेशन क्या दिख रहा है कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो मोर वोलाटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो एक रिलेशन हम चाहे तो बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है मीन्स वो मोर वोलाटाइल है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर वो बॉइल कर रहा है, मीन्स उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक बात मैंने आपको यह सिखाई कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे कि अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें उसके रेस्पेक्ट में जो माउंटेन पर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कुछ और होगा। माउंटेन जब हाइट पर चले जाएंगे तो वहां का सराउंडिंग का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कुछ और होगा। अगर प्रेशर कुकर के अंदर की बात करें तो जब कुकर को हमने क्लोज कर दिया तो उसके अंदर जितना प्रेशर को टॉलरेट करने की एबिलिटी है वो उसका प्रेशर कुकर का के अंदर का कह सकते हैं कंडीशन का प्रेशर हुआ, या वो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई मतलब नहीं। अब किसी एक लिक्विड को हम लेते हैं, कोई एक लिक्विड को हमने लिया, यहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में है तो वेपर प्रेशर कुछ है। अब देखिए तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ते चला गया। जरा ध्यान देंगे इस टेम्परेचर पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसका नाम हम देंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या प्रेशर इनसाइड प्रेशर कुकर है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इनसाइड प्रेशर कुकर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंटेन पर क्या होता है, कम होता है, तो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट माउंटेन। दिस इज द boiling point of liquid at mountain। तो हमने क्या जाना कि माउंटेन पर किसी लिक्विड को अगर हम बॉयल करेंगे तो जल्दी बॉयल कर जाएगा। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और कुकर के अंदर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और ज्यादा होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट को लेना देना है किन से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते चले गए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते गया, एंड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। सो वी कैन रिलेट बॉइलिंग पॉइंट विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर is that boiling point of liquid is directly proportional to atmospheric pressure। किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। देखिए तो प्रेशर कुकर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, ज्यादा था, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। नॉर्मल के रेस्पेक्ट में माउंटेन पर क्या है, प्रेशर कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया।
मीन्स अलग अलग सिचुएशन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट के वैल्यूज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? देखो तो हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमने किसी लिक्विड को लिया, सिर्फ लिक्विड को लिया, और इसी लिक्विड में हमने किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। ये लिक्विड है और इसमें हमने ऐड किया है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या करेगा? सॉल्यूट मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट solvent molecule from all the sides, all the solvent molecules surrounding them. Solute molecule will start to attract all the solvent molecules surrounding them. सरफेस पर के भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। अंदर भी क्या करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखेगा, और जब अट्रैक्ट करके रखेगा तो इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो here vapor pressure of the pure liquid and the magnitude of vapor pressure will be more in case of pure liquid, while in case of solution containing non-volatile solute, vapor pressure, magnitude of vapor pressure will be what? Less. Now consider this is the point of atmospheric pressure. This is the point of atmospheric pressure. This is a point of atmospheric pressure, and this one is the graph for pure liquid. देखो तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना सा है। देखो तो ये वेपर प्रेशर है किसका? प्योर लिक्विड का। टेम्परेचर को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया वेपर प्रेशर। तो दिस इज रिगार्डेड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ किसका? प्योर लिक्विड का हुआ। अब हमने क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। तो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसके कारण वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर देखो डिक्रीज हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ाते चले गए। देखिए तो जिस टेम्परेचर पर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो रहा था, अब उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है? आंसर इज नो। अगर ये 760 mm है तो दिस विल बी टू लेस। ये बहुत कम होगा क्या? अगर इसको लेट अस कंसीडर ये 760 mm ऑफ Hg है, 760 mm ऑफ Hg है, तो ये कितना होगा? लेट अस कंसीडर के 600 mm है। तो temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, at that particular temperature the vapor pressure of solution is too less than atmospheric pressure। और जब अगर हम सॉल्यूशन को बॉयल करना चाहते हैं तो इसके भी वेपर प्रेशर को किसके इक्वल होना होगा? 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होना होगा। जब तक 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल प्रेशर नहीं होगा तब तक बॉयल नहीं करेगा। बॉइलिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? कि इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो। अब वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा? तो वेपर प्रेशर बढ़ाने का एक ही तरीका है, मोर एंड मोर वेपर को बनाना होगा। एंड मोर वेपर विल फॉर्म ओनली बाय द एक्शन ऑफ हीट और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे, हीट करने लगेंगे। जितना ज्यादा हीट करेंगे लिक्विड उतना ज्यादा एस्केप करेगा, और जितना ज्यादा वेपर बनेगा वेपर प्रेशर का वैल्यू उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो देखो तो टेम्परेचर बढ़ते चला गया। Now at this temperature the vapor pressure of solution is equal to 1 atmosphere, so this temperature is the boiling point of solution। मान लो दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर और ये 118 डिग्री सेल्सियस फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर था, प्योर लिक्विड था, 100 डिग्री था, सॉल्यूशन आ गया 118 हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इसी इंक्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? क्या समझा हमने? कि अगर किसी प्योर लिक्विड में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसके कारण वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, अब वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए हमको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा, सॉल्यूशन बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। और दिस डिफरेंस इज रिगार्डेड एज, दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज रिगार्डेड एज डेल्टा
TB, और डेल्टा TB is the elevation in boiling point. फाइनली अब इसको समराइज करते हैं तो क्या बोला, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर लिक्विड इट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया हमने तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। टू मेक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर इज टू बी रेज्ड। हमने उस ग्राफ में देखा कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल कर रहा था उस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉयल नहीं कर रहा था, तो उसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ा था, बढ़ाना पड़ा था। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये कह रहा है कि अब डिफरेंस इन boiling point of solution and boiling point of pure liquid is regarded as elevation in boiling point. Elevation in boiling point क्या है, जो boiling point में इंक्रीमेंट हुआ वो कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूशन के boiling point में से प्योर लिक्विड के boiling point को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा elevation in boiling point। और अब इससे रिलेटेड एक लॉ है जिसका नाम है रॉल्ड्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस पूरे चैप्टर में मैंने बोला है कि रॉल्ड्स छाए हुए हैं, ठीक है। तो अब आ रहा है हमारा रॉल्ड्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था और ये जो हमने ग्राफ बनाया, प्योर लिक्विड का एक ग्राफ था और सॉल्यूशन का दूसरा ग्राफ था। हाँ, इसी ग्राफ के बेसिस पर एक कंक्लूजन निकला। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में अभी नहीं है, फिर भी मैं आगे डिराइव करके मैं इसको बता दूंगा, लेकिन नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए और बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो 12 बोर्ड वाले बच्चे हैं, उन लोगों को ये डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन वाले जो क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं उसके लिए उस डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक एक बातों पर बहुत डिटेल से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, अभी पहले ये समझा रहा है। क्या बोला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जिसका सिंबल क्या लिखा था हमने, डेल्टा टीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोलालिटी के। अब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने वाले हैं। तो जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने रिमूव किया तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आया केबी इनटू एम। यहां पर इस केबी को हम लोग कहते हैं, यहां पर केबी को हम लोग कहते हैं, केबी इज कॉल्ड एज एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसका एक और नाम है और इसको कहते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये नाम कैसे आया, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट? तो अगर हम यहां पर मोलरिटी की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, इफ मोलरिटी इक्वल्स टू 1, और मोलरिटी 1 आने का मतलब है कि सॉल्यूशन कैसा है, मोलर है, मोलर सॉल्यूशन है। अगर मोलरिटी की वैल्यू क्या आ जाए, 1 यहां पर पुट कर दे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू किसके, केबी के। तो केबी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो केबी को डिफाइन करेंगे कि केबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोलर सॉल्यूशन, और केबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, मोलरिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, मोलरिटी 1 आ गई, इसलिए इसका नाम है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। अब हमने रिलेशन सीखा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू एम। अब इस रिलेशन को इलैबोरेट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। देखो तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, केबी इनटू मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, molar mass of solute into 1000 divided by mass of solvent in gram, mass of solvent in gram, mass of solvent in gram। अब देखते हैं कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे होंगे। हाँ, तो न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या इवन बोर्ड्स में, वो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो क्या कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पूछेगा कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मींस वी हैव टू फाइंड डेल्टा टीबी इफ अ पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट
is dissolved in this particular mass of solvent, मतलब mass of solute given रहेगा, mass of solvent given रहेगा, फॉर्मूला लिख देगा तो उससे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा, इन सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे डेल्टा टीवी। सेकंड, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी जब आपने निकाल लिया, डेल्टा टीबी का वैल्यू पता है, तो टीबीएस माइनस टीबी नॉट, टीबीएस माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा टीबी। आपने इस डेल्टा टीबी को फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, टीबी नॉट को इधर ला करके ऐड कर दीजिए, अगर वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दीजिए, तो इससे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मिल गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि लेट अस कंसीडर कि कोई x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बाय वैल्यूज गिवन रहेंगे इन पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मींस मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस दे देंगे, हमसे मास ऑफ सॉल्यूट पूछेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, इन व्हाट मास ऑफ सॉल्वेंट दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज टू बी एडेड सो दैट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना। मींस क्या बोल दिया, इस बार हमको सॉल्वेंट का मास निकालना है, ये सारे वैल्यूज गिवन रहेंगे, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये दे देगा, सॉल्यूट का मास दे देगा कि इतना मास सॉल्यूट का, इतने मास सॉल्वेंट में हम मिक्स कर रहे हैं, और बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट की वैल्यू गिवन रहेगी, तो इससे हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। तो जितने भी यहां पर अननोन, यहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो मेनली वेरिएबल्स जो हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। डिफरेंट सॉल्यूट के लिए मोलर मास क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी चार्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे इसी पर बेस्ड रहने वाले हैं। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू हमने पढ़ा था केबी इंटू एम, तो केबी की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी डेल्टा टीबी बाय एम। डेल्टा टीबी की यूनिट डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर हो सकता है और केल्विन में भी, और मोलैलिटी का आएगा मोल पर केजी, तो इसके यूनिट्स आइदर इट विल बी केजी डिग्री सेल्सियस पर मोल और केजी केल्विन पर मोल, और केजी केल्विन पर मोल। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ केबी फॉर वाटर। एक कंसिडर करो कि एक कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में 1 केजी हमने वाटर को लिया और इसमें 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। इफ वी कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली, देन जनरली अभी सपोज कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 100.52 डिग्री सेल्सियस और 373.52 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। तो रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितने का हो रहा है, 100.52 है सॉल्यूशन का और 100 है प्योर वाटर का, तो 0.52 का आ गया। डिग्री सेल्सियस में भी लेंगे डिफरेंस तो 0.52 आएगा और केल्विन में भी लेंगे तो 0.52 ही आने वाला है। और Kb into 1 mole solute is dissolved in 1 kg of solvent, that is molality is 1, then value of Kb will be 0.52, either in the unit of degrees, kg degree Celsius per mole or 0.52 kg Kelvin per mole। जब न्यूमेरिकल्स को आप देखेंगे तो वाटर का बहुत जगहों पर लिखा रहता है 0.512, तो अगर गिवन हो केवी का वैल्यू तो जो वैल्यू गिवन रहेंगे हम उसी से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, अगर नहीं गिवन है तब हम लोग 0.52 लेंगे, ये वाटर के लिए। और द वैल्यू ऑफ केवी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए केवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मींस केवी इज कांस्टेंट, दिस इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बट फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट ओनली। अगर वाटर के बदले CCl4 आ जाए तो उसके लिए केवी का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। अगर यहां पर कोई क्लोरोफॉर्मा आ जाएंगे तो उनके लिए केवी का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। द वैल्यू ऑफ केवी इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ओनली एंड फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट वैल्यू ऑफ केवी विल बी डिफरेंट। तो ये बात भी एक बात ध्यान रखनी है कि अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केवी के वैल्यू क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। लेकिन एक सॉल्वेंट है, जैसे वाटर के लिए हमने कॉमनली यूज सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है, तो वाटर के लिए कितना लेते हैं हम लोग 0.52।
केबी को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, एक और रिलेशन है, वो है आर टीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एलवी। या नहीं तो अगर आप या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केबी इक्वल्स टू आर टीबी स्क्वायर बाय 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन इनटू यहां पर मोलर मास हो जाएगा। क्या बोल रहा है यहां पर, सवाल क्या है, कैसे ये इक्वेशन है, यहां पर आर जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इस आर की वैल्यू यहां पर आप लेंगे तो इधर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन में लेंगे या फिर 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन में लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये पर ग्राम में आएगा, पर ग्राम में आएगा। अब ये अगर जूल पर ग्राम में आया, अगर ये जूल पर ग्राम में आया तो यहां पर भी यूनिट लेनी होगी जूल की, और अगर यहां पर कैलोरी पर ग्राम में आया तब यहां पर कैलोरी ले लेंगे। और ये जो डेल्टा एच वेपोराइजेशन है, दिस इज द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। तो फिर मोलर मास से वेपोराइजेशन है, तो फिर यहां पर मोलर मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मींस यहां पर अगर इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम के टर्म में होने चाहिए, और अगर पर मोल के टर्म में है यहां पर तो फिर मोलर मास से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये केबी निकालने का किसी भी सॉल्वेंट का जिसका बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट किसका है, प्योर लिक्विड का है या प्योर सॉल्वेंट का है। तो जिस भी लिक्विड का निकालना होगा उसको इस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ये क्वेश्चन WB JEE 2014 में आया होगा, देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू ऑब्जर्व एन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.05 डिग्री सेल्सियस। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितने के हो रहे हैं, 0.05 डिग्री सेल्सियस के हो रहे हैं, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू आ रहा है 0.05 डिग्री सेल्सियस। और सिंस ये डिफरेंस है तो डिफरेंस इधर सेल्सियस में हो या केल्विन में हो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट having molecular weight 100 to be added to 100 gram of water. Okay, Kb is 0.5. Now we have relation delta Tb equals to Kb into m. Magnitude of delta Tb is 0.05 degree Celsius. Kb is 0.5 into molality means mass of solute. We have to find the amount of solute, mass of solute, divided by molar mass, and the molar mass is 100 into 1000 by mass of solvent in gram. मोलैलिटी के फॉर्मूला को हमने बस यूज कर लिया, और ये देख लो तो 1 2 3 कैंसिल हो गया। 0.5 divided by 10 it will be 0.05, ये भी 0.05, therefore mass of solute comes to be, mass of solute कितना आ गया हमारा, 1 ग्राम। दिस इज द आंसर। ऐसे निकल गया, आसान था। ये न्यूमेरिकल मणिपाल 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन इज इफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मेरे पास जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें 10 ग्राम है किनके, सॉल्यूट के हैं, किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। हमारे पास रिलेशन है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो देखो तो, इफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट in 100 gram water is delta TB। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कितना गिवन है, डेल्टा TB। पूछ रहा है हमसे वैल्यू KB, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इनटू मोलालिटी इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by mass of solvent. सॉल्वेंट यहां पर कौन है? वाटर है, 100 ग्राम वाटर है। अब देखिए तो डेल्टा टीबी आ गया यहां पर, डेल्टा टीबी केबी इनटू मास ऑफ सॉल्यूट। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 10 ग्राम divided by molar mass of solute is 100 into 1000 by mass of water given is 100 further. 1 2 3 4 ये सारे कैंसल आउट हो गए, तो केबी का वैल्यू किनके इक्वल दिख रहा है? डेल्टा टीबी के इक्वल दिख रहा है, डेल्टा टीबी के इक्वल हो गए। अभी जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो रहा है। मतलब यहां पर अगर NaCl होता, KCl होता, H2SO4 होता, तो अगर आप ये फॉर्मूला पुट कर रहे होते तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग ना आगे पढ़ने वाले हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वहां पर वैन टॉप फैक्टर पढ़ाएंगे, तब फिर वहां पर इलेक्ट्रोलाइट वाली भी बात हो जाएगी। अभी सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले हैं। आरपीएमटी 2010 में आए हुए। अब इस न्यूमेरिकल का ध्यान रखते हैं हम लोग। देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन? मींस वी हैव टू फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन and the composition of solution is 0.6 gram of urea. This is the mass of solute. ये dissolved है किसमें? 100 gram of water में, mass of solvent में। Now delta TB is equals to KB into M. Delta TB means boiling point of solution minus boiling point of pure liquid, KB into molality। हाँ देखो तो boiling point solution का find out करना है हमको। प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, केबी की वैल्यू 0.5 है, इनटू मोलालिटी अच्छे से जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.6 ग्राम यूरिया, मोलर मास इज 60, मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां से ये डेसिमल हटा दिए तो ये भी हट गया। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम्स टू बी 100 इधर आ जाएगा, प्लस 6 10 जा 60 that is 0.05 that is 100.05. This is the magnitude 100.052। ये 0.52 गिवन रहता तब आ जाता 100.052, 0.5 है तो 100.05 एक ही ऑप्शन है, तो हो गए ये हमारे सवाल। केरला CEE 2005 में ये न्यूमेरिकल आ रहा है। देखिए तो पूछा, क्वेश्चन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 9.72 किलो कैलोरी पर मोल। बताए थे किलो कैलोरी ये पर ग्राम में रहेगा तब क्या फॉर्मूला होगा, और पर मोल रहेगा तब क्या फॉर्मूला होगा। तो केबी इक्वल्स टू हमने पढ़ा था RTB स्क्वायर बाय 1000 इंटू LV। ये LV तब यूज करेंगे जब पर ग्राम में होगा, और डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन ले लेंगे जब ये पर मोल में होगा, तो यहां पर मोलर मास से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो R का वैल्यू अब देखें, यहां पर वैल्यू किसमें, किलो कैलोरी में है, तो R के वैल्यू भी कैलोरी में होने चाहिए। तो R का वैल्यू कैलोरी में होता है 2। बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 373.15 का होल स्क्वायर, मोलर मास वाटर का मोलर मास इज 18 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका वैल्यू है 9.72 किलो कैलोरी में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलोरी में आ जाएगा। सारे को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएंगे कितने हमारे 0.52। ऐसे भी वाटर के लिए कितना होता है 0.52 होता है या 0.512 बताए थे। तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप बना सकते थे, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किया आंसर वही आते, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो कैसे होते हैं, जो प्रैक्टिकली करेक्ट डेटा से हो। और वाटर के लिए केबी का वैल्यू क्या है, फिक्स है, ये वाली वैल्यू है। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक्चुअली में हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम।
ये जो रिलेशन आया था डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट समझ लिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हाउ? तो इस बात को समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट के लिए है। 12th बोर्ड में ये सवाल शायद नहीं आएंगे, अभी तक तो आए ही नहीं है। नीट में भी यह सवाल कभी नहीं आया है। जेई में आने के सबसे पहले इसके चांसेस हैं, क्योंकि हर तरह के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जेई टच करता है। इधर मेन में टच करेगा और एडवांस में टच करेगा। तो आइए देखते हैं। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया। ये ग्राफ आप समझ रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ते चला जा रहा है। इस एक्सिस पर है वेपर प्रेशर और इस एक्सिस पर टेम्परेचर है, बढ़ते चला जा रहा है प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये कोई एक सॉल्यूशन 1 के लिए ग्राफ हमने प्लॉट किया, और ये सॉल्यूशन 2 सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट अमाउंट में हमने सॉल्यूट को ऐड किया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा घटा, और ज्यादा सॉल्यूट जब हमने ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर और क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। एग्जैक्टली ग्राफ आप अच्छे से जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट थोड़े देर के लिए इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे, फिर रिलेशन आएगा। ध्यान देंगे तो फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, अगर आप ट्रायंगल को देखें, एक ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ए सी ई, ये इस दो ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो मिलेगा हमको ए सी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाय ए डी। ये रिलेशन है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का। नाउ ए सी का वैल्यू इज व्हाट, देखिए तो यहां से मिल रहा है हमको, ये था बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड का, ये है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन 2 का, तो T2 माइनस T0 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और AB का वैल्यू इज T1 माइनस T0। अब AE के वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो AE का वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू यहां से देखिए, ये है P0 और ये है क्या, P2। तो AE के वैल्यू हमको आ गए कितने, P0 माइनस P2 बाय AD का वैल्यू अब आते हैं, AD के वैल्यू को आते हैं, तो ये वैल्यू हो गए P0, ये वैल्यू हो गए P1, तो इस P0 में से P1 को माइनस कर दिए तो इसका वैल्यू आया, और फिर P0 में से P2 के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो A का वैल्यू आया, तो P0 माइनस P2 बाय P0 माइनस P1। नाउ T2 माइनस T0 इज डेल्टा T, यहां पर डेल्टा T2 सेकंड सॉल्यूशन के लिए, दिस इज द डेल्टा T1 फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, दिस इज द डेल्टा P चेंज इन वेपर प्रेशर सेकंड सॉल्यूशन के लिए, ये चेंज इन वेपर प्रेशर फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। अब हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन के बदले मोल बाय टोटल मोल। जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो जो मोल सॉल्वेंट का वही मोल सॉल्यूशन का, बिकॉज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल के बदले मोल ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल्स टू, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और बाय है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मास बाय मोलर मास यहां भी आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मास ऑफ एस से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द रिलेशन। नाउ कम टू द पॉइंट, देखो तो P0 को हमने यहां ले आया। अब देखिए तो ये वहां Ma इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, Ma इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और सॉल्वेंट का मोलर मास क्या है, वो भी कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो इस दोनों कांस्टेंट को जब हटा देंगे तो यहाँ पर किसके साइन आएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन आएंगे। तो डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, WB मास ऑफ सॉल्यूट बाय MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द मास ऑफ A, मास ऑफ A मींस मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पर है। नाउ अब देखो डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, ये कैसे आया, यहां ध्यान दें तो यहां देखिए तो डेल्टा T2 बाय डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा P2 बाय डेल्टा P1। तो यहां से हम रिलेशन ले सकते हैं डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, तो डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू
डेल्टा पी, तो अब डेल्टा पी के बदले हम यहां पर क्या लिख देंगे, डेल्टा टी लिख देंगे। दिस इज द रिलेशन, प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहे हैं, हम कांस्टेंट पुट कर रहे हैं, तो डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू आया डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा रहे हैं, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू के इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब आइए देखिए, तो हियर के इज द एलिवेशन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया है तो ये कांस्टेंट आया। अब कंसिडर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग B से और सॉल्वेंट को 1 से, A से, और सॉल्वेंट को A से, तो WB बाय MB का वैल्यू क्या आ गया, 1 मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हमारा 1। अब हमने कंसिडर कर लिया कि मास ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg, मास ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg, तो इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1, तो डेल्टा टी का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया। सारे वैल्यू को पुट किए तो आया हमारा डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इक्वल होगा। अब देखो, डेल्टा टी इक्वल्स टू के इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, के डब्ल्यू बी बाय एम बी, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू 1, और डब्ल्यू ए को हम मान ले रहे हैं कि 1 kg के बदले ग्राम ले रहे हैं, तो 1 kg के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। तो अब देखिए, तो K बाय 1000 के बदले हम यहां पर लिख रहे हैं Kb, और Kb यही वो कांस्टेंट है जिसका नाम क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए कितने ग्राम होते थे, 1000 ग्राम और 1 kg होते थे सॉल्वेंट। अब देखिए, तो डेल्टा टी का जो वैल्यू आ रहा है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू K इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये है रिलेशन हमारा, डेल्टा टी इक्वल्स टू। अब K के बदले हम क्या लिख सकते हैं, K के बदले क्या लिख सकते हैं, 1000 kb, 1000 kb, तो K के बदले हमने लिखा kb इंटू 1000 और फिर इस वैल्यू को ला करके पुट कर दिए। अब इसको रीअरेंज कर रहे हैं, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू kb पहले लिखे इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, और डेल्टा टी इक्वल्स टू kb इंटू, देखो तो डब्ल्यू बी क्या था, सॉल्यूट था, मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, यही रिलेशन था। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू Kb into M, वो जो डायरेक्ट रिलेशन आया था वो इस तरह के मैथमेटिकल डेरिवेशन से आया है। 1 सेकेंड में बता दूं, इसका बोर्ड में कोई जरूरत नहीं है और नीट में भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लिए तो ओके, याद रखने की इसे जरूरत नहीं।